सुषमा अपनी बेटियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी बेटियों को आखिर होता क्या जा रहा है। पहले तो वह अपनी बड़ी बेटी रूबी की तरफ से परेशान थी। उसके बाद उसकी छोटी बेटी पिंकी का भी यही हाल होने लगा, तो उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। फिर डॉक्टर की कही हुई बात ने उसके पैरों तले जमीन निकाल दी कि अगर आपकी बेटी का यही हाल रहा तो वह बहुत जल्द इस दुनिया से गुजर जाएगी। सुषमा के पास और था ही क्या, उन दो बेटियों के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, उसका पति भी नहीं था, तो वह कैसे अपनी बेटियों को अपने हाथों से निकलने देती। वह जान नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो वह सूखती चली जा रही है। अंदर ही अंदर उन्हें ऐसी कौन सी बात खाए जा रही है जिसके कारण उनकी हालत ऐसी हो गई है। सुषमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी बड़ी बेटी से भी पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और अजीब से डरे हुए अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखती रही। सुषमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है। इसी वजह से इस बात का असर उसके काम पर भी पड़ा था। सुषमा जो पहले बड़ी मेहनत से काम करती थी, आजकल उसका ध्यान काम से हटने लगा था। तभी उसकी मालकिन ने उसे दो तीन बार कहा भी, क्या बात है सुषमा, आजकल काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। मालकिन की बात सुनकर उसे शर्मिंदगी हुई और उनसे कहा, मालकिन, बस आजकल कुछ परेशानी चल रही है जिसकी वजह से ध्यान बेटियों में लगा रहता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर उनके साथ क्या परेशानी है। बस आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, सब ठीक हो जाए। सुषमा ने मालकिन से कहा तो वह हाँ में सिर हिलाकर रह गईं। यहाँ पर काम करते हुए सुषमा को काफी समय हो गया था, इसीलिए मालकिन उसे अच्छी तरह समझती थी। तभी उससे कहने लगी, अरे सुषमा, मैं जानती हूँ कि तुम आजकल परेशान हो और किसी परेशानी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम ऐसा करो, आज जल्दी छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो और कल भी काम पर मत आना। एक दो दिन आराम करोगी तो तुम मानसिक रूप से आराम महसूस करोगी। मालकिन की इतनी मेहरबानी पर सुषमा ने उनकी तरफ देखा और उनका धन्यवाद करते हुए चली आई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज जल्दी छुट्टी होना किस्मत की तरफ से कोई इशारा था। आज उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसको जानने के लिए इतने दिनों से सरतोड़ कोशिश कर रही थी। लेकिन उससे पहले पता होता तो वह शायद कुछ दिन पहले ही यह सब कुछ कर लेती। कुछ दिन पहले ही जल्दी आकर वह सब कुछ देख लेती। एक ऐसी हकीकत जिसने उसकी रूह को भी हिलाकर रख दिया था। सुषमा कांप कर रह गई थी और उसकी आंखों के सामने सातों आसमान घूम गए थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुषमा की उम्र लगभग 45 साल थी। इस दुनिया में उसका अपना दो बेटियों के सिवाय कोई भी नहीं था। जब सुषमा 18 साल की थी, उसके माता पिता ने उसकी शादी धर्मेंद्र से कर दी थी। धर्मेंद्र उन्हीं के मोहल्ले में रहता था। उसके माता पिता के सामने जब उसने सुषमा का हाथ मांगा तो उसके माता पिता को हाँ करते देर नहीं लगी, क्योंकि धर्मेंद्र एक नेक और मेहनती लड़का था। उन्होंने अपनी बेटी सुषमा की शादी करने में बड़ी जल्दबाजी की। धर्मेंद्र ने भी सुषमा को फूलों की तरह रखा था। धर्मेंद्र उसे पाकर बहुत खुश था। हालांकि धर्मेंद्र की हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। वह तो मजदूरी करता था और जितनी मजदूरी मिलती थी घर लाकर सुषमा के हाथ पर रख देता था। धर्मेंद्र के घर वाले वैसे तो गांव में रहते थे, सिर्फ धर्मेंद्र ही कमाने के लिए यहाँ शहर में रहता था। उसकी माँ और दो बहनें गांव में थीं। बहनें कुंवारी थी। उसने शादी की चिंता में ही धर्मेंद्र खूब मेहनत कर रहा था। शादी के बाद धर्मेंद्र ने सुषमा को गांव में नहीं रखा था, बल्कि यहीं शहर में रखा था। उसका कहना था कि अगर मैं तुम्हें भी अपनी माँ के पास गांव में भेज देता हूँ तो शहर में यहाँ मैं अकेला रह जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। धर्मेंद्र मजदूरी करके जो पैसे लाता था उसमें से कुछ पैसे अपनी माँ के लिए बचा कर रखता था और कुछ खाने पीने में गुजारा हो जाता था। सुषमा और धर्मेंद्र कम खाकर भी गुजर बसर कर रहे थे और खुश थे। धर्मेंद्र ने अलग से एक किराए पर कमरा लिया हुआ था जहां पर वह और सुषमा रहते थे। शादी को एक साल पूरा होते होते धर्मेंद्र और सुषमा के यहाँ उनकी बड़ी बेटी रूबी की पैदाइश हुई। रूबी को पाकर सुषमा बहुत खुश थी। अपनी खूबसूरत सी परी जैसी बेटी को देखकर धर्मेंद्र भी हवाओं में उड़ रहा था। अपनी हैसियत के मुताबिक उसने सभी लोगों और मोहल्ले में मिठाई बांटी थी और सुषमा धर्मेंद्र की खुशी देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसकी खुशी देखकर सुषमा जान चुकी थी कि धर्मेंद्र बेटियों को बहुत पसंद करता है, क्योंकि सुषमा को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की खबर सुनकर धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाए, जैसे कि बहुत से मर्द बेटियों को पसंद ही नहीं करते। लेकिन धर्मेंद्र तो सुषमा से भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था।
बस इसीलिए धर्मेंद्र की खुशी उसको संतोष दे रही थी कि वह अपनी बेटी के होने से बहुत खुश है। समय इसी तरह खुशियों के साथ धीरे धीरे गुजरने लगा और फिर शादी के 3 साल बाद सुषमा की छोटी बेटी पिंकी पैदा हुई थी। दूसरी बार में भी सुषमा को इसी खौफ ने घेरा हुआ था कि कहीं अब की बार भी बेटी का नाम सुनते ही धर्मेंद्र को गुस्सा ना आ जाए। पहली बार बेटी हुई तो ठीक था, लेकिन दूसरी बेटी के होने पर शायद वह बिल्कुल भी खुश ना हो। लेकिन धर्मेंद्र इस बार भी बहुत खुश था और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था। पर इस बार सुषमा की सास खुश नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि पहले ही धर्मेंद्र 2 बहनों की जिम्मेदारियों तले दबा हुआ था, उसके बाद एक बेटी की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी और अब फिर से बेटी का पैदा हो जाना। एक तो पहले ही धर्मेंद्र का कोई हाथ बटाने वाला नहीं है और अब वह बेटियों के बोझ तले दब गया है। तब धर्मेंद्र ने अपनी माँ से मुस्कुराते हुए कहा था, माँ, तू चिंता मत कर, ये मेरी बेटियां हैं, मुझ पर बोझ नहीं है, यह तो मेरी हिम्मत है। ऊपर वाला उनके नसीब से मेरे दिन भी बदल देगा, इन्हीं को देखकर मैं आगे बढ़ूंगा। धर्मेंद्र की ये बात सुनकर सुषमा के अंदर एक सुकून फैलता चला गया था और वह संतुष्ट हो गई थी कि अभी रूबी 10 साल की हुई थी और पिंकी 8 साल की हुई थी। जब एक बिल्डिंग गिरने से धर्मेंद्र उस मलबे के नीचे दब गया और अगला सांस ना ले पाया। सुषमा को जब यह खबर मिली तो वह दिन सुषमा के लिए कयामत से बढ़कर था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जान से प्यार पति अपनी खुशी से पहले उसकी खुशी को आगे रखता था। वह यूं अचानक उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा। सुषमा कई दिनों तक अपने होश खोई बैठी थी। उसे विश्वास ही नहीं आता था कि धर्मेंद्र दुनिया से जा चुका है। उसके माता पिता तो धर्मेंद्र से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अब दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं था जो सुषमा के दुख को बांट सके। यही वजह थी कि सुषमा अकेले चुपचाप कमरे में पड़ी रहती। उसकी बेटियां किस हाल में हैं, क्या कर रही हैं, उसे कुछ खबर नहीं थी। धर्मेंद्र की यादों को अपने सीने से लगाए हुए बंद कमरे में बैठी रहती। लेकिन आखिर कब तक इस तरह चलता। जब घर में रखा हुआ राशन खत्म होने लगा और भूख से मरने की नौबत आ गई तो सुषमा को अपना दुख एक तरफ रखकर उठना पड़ा। अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसके घर में राशन के नाम पर एक दाना भी नहीं बचा था। सुषमा के सामने एक बड़ा सवाल था कि अपनी बेटियों को पालने के लिए और अपनी बेटियों और खुद को जमाने की बुरी नजरों से बचाने के लिए उसे जिस मदद की जरूरत होगी वह उसे कहाँ से मिल सकती है। वह अभी किराए के मकान में रह रही थी, चाहे पेट की आग बुझे या न बुझे, किराया तो देना ही होगा। इन्हीं सारी सोचों में उलझी हुई, आंखों में आंसू लिए, वह सोचों में गुम, चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, होठ सूख चुके थे। तभी मकान मालिक ने भी दरवाजा खटखटा दिया। कह रहे थे कि 2 महीने का किराया बाकी है। इस किराए के मकान में रहते हुए सुषमा को काफी लंबा समय गुजर चुका था और धर्मेंद्र ने कभी भी किराया लेट नहीं दिया था। ये पहली बार था। उस रात सुषमा बड़ी बेबसी से रोई थी। अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाए वे बैठी रही। वही सोच भी नहीं सकती थी कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। सुषमा ने इस समय फैसला कर लिया कि उसे अपनी बेटियों की खातिर इस घर से कदम बाहर निकालना ही होगा। अगली सुबह वह अपने ही मोहल्ले में अपनी एक पड़ोसन के पास गई। वह घरों में काम करने जाती थी। जब सुषमा ने जाकर अपनी पड़ोसन से अपने हालात बताए तो उसने सुषमा को बहुत तसल्ली दी। कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें किसी घर में काम दिलवा दूंगी। वह कहने लगी, बस तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहना, फिर देखना ऊपर वाला तुम्हारा नसीब जल्दी ही बदल देगा। उसकी बात सुनकर सुषमा फीकी सी हंसी हंस दी थी, क्योंकि उसका नसीब तो पहले ही बदला जा चुका था। धर्मेंद्र ने उसे फूलों की तरह रखा था और अब उसके मरने के बाद उसे जान के लाले पड़ चुके थे। उसकी बेटियां भूख से तड़पने पर मजबूर हो चुकी थी और न जाने ऐसा कब तक होता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए जब एक दिन अचानक ही उसकी पड़ोसन घर चली आई और कहने लगी, अरे बहन, मैंने एक जगह पर तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त किया है। सुबह से लेकर शाम तक खाने के काम के लिए एक औरत चाहिए। तुम खाना तो अच्छा बना ही लेती हो, वही खाना उधर बना लेना। तुम्हें अच्छी पगार दी जाएगी और उसके अलावा रोज जो खाना बचा हुआ होगा वह भी मिल जाया करेगा। पड़ोसन की बात सुनकर सुषमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत ख्याल किया, मेरी बहुत मदद की। अगर तुम ना होती तो न जाने मेरे साथ क्या होता। सुषमा ने उसकी तरफ देखकर कहा तो पड़ोसन मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे शुक्रिया की इसमें क्या बात है। सब जानते हैं कि धर्मेंद्र के मरने के बाद तुम्हारे हालात कितने खराब हो गए हैं।
इसी लिए मैंने अपने तौर पर एक छोटी सी मदद की है। ऊपर वाला किसी को भी ऐसे हालात से ना गुजारे जैसे हाल से तुम गुजर रही हो। सुषमा की पड़ोसन ने उसका दुख बांटने के अंदाज में कहा तो सुषमा की आंखों में आंसू भर आए। एकदम धर्मेंद्र का ख्याल उसकी आंखों में आ गया था। लेकिन अब मुश्किल ये थी, उसे काम पर जाने के लिए अपनी दोनों बेटियों को कहीं छोड़ना पड़ेगा। अभी तो वह जवान हो रही थी और सुषमा कैसे इतना बड़ा रिस्क लेती, कैसे उन्हें किसी के घर छोड़कर जाती। इस बात ने उसे थोड़ा और परेशान कर दिया था। सुषमा की पड़ोसन भी क्योंकि लोगों के घरों में काम करती थी, तो वह भी सुबह के निकली शाम को ही घर आती थी। इस मामले में सुषमा किसी पर भरोसा कर सकती थी और कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर सुषमा ने यह मामला ऊपर वाले पर छोड़ा और अगले दिन काम पता करने के लिए अपनी पड़ोसन के साथ चली गई, जिसके बारे में उसने बताया था। उस कोठी की मालकिन बहुत अच्छी और दयालु थी और उसने सुषमा की कहानी सुनने के बाद कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हें एक अच्छी पगार दूंगी और शाम तक के लिए तुम यहीं पर रुकोगी। अभी मैं तुम्हें रहने के लिए कोई कमरा नहीं दे सकती क्योंकि नौकरों के क्वार्टर बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह बन जाएगा तुम्हें एक कमरा दे दूंगी। तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मालकिन की उस बात पर सुषमा को संतुष्ट कर दिया था, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन तो किराए की थी। किराए के बाद फिर घर का राशन था। पहले तो सुषमा ने कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब धर्मेंद्र के जाने के बाद उसे यह सब कुछ सोचना पड़ रहा था और वह यह सोच सोचकर ही परेशान हुई जा रही थी। काम का बंदोबस्त हो चुका था और सुषमा काम वाली मालकिन बहुत अच्छी और बहुत मेहरबान थी। इस बात का तो उसे संतोष हो गया था। लेकिन अब मुश्किल यह थी कि उसे अपनी बेटियों की तरफ से परेशानी थी कि अब उनको कहाँ छोड़ा जाए। उनके मामले में किसी पर भरोसा कर सकती थी और इस परेशानी पर भी उसकी पड़ोसन ही उसके काम आई थी। सुषमा ने जब अपनी ये परेशानी उसके सामने रखी तो कहने लगी, अरे ये तो कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तुम्हारे घर के साथ जो सरिता दीदी रहती है ना, तो उनके पास अपनी बेटियां छोड़ जाया करो। वे बहुत अच्छी हैं और मोहल्ले में उनका बहुत नाम है। उनका परिवार बड़ा शरीफ परिवार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह तुम्हारी बेटियों को रखने पर तैयार हो जाएंगी और तुम्हारी बच्चियां वहां पर सुरक्षित रहेंगी। और अपनी पड़ोसन की सलाह सुषमा ने मानने की सोची, क्योंकि सरिता के बारे में सुषमा ने भी बहुत कुछ सुन रखा था कि वह बहुत अच्छी और शरीफ औरत है। सुषमा जानती थी कि वह अच्छी और घरेलू औरत है। कभी उन्हें फालतू घर से बाहर निकलते भी नहीं देखा, ना ही कभी उनके बारे में कोई फालतू बात सुनी थी। इसीलिए सुषमा तसल्ली से हो गई और अगले ही दिन उनके पास जा पहुंची। सुषमा को देखकर सरिता चौंक गई थी, क्योंकि सुषमा कभी इससे पहले उनके घर पर नहीं गई थी। हालांकि सुषमा और सरिता एक दूसरे को पड़ोसी होने के नाते जानती जरूर थी। सरिता पूछने लगी, अरे सुषमा, आज कैसे आना हो गया? खुश होते हुए उन्होंने सुषमा का वेलकम किया तो सुषमा बोली, बस दीदी, आपको पता है हालात क्या चल रहे हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद जिंदगी ने जो मोड़ बदला है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे समय मेरे लिए थम गया है। लेकिन मेरी बेटियां हैं और उनकी खातिर मुझे हिम्मत करनी पड़ रही है। मैं जो इन बच्चियों को कहीं भेज तो नहीं सकती, इसीलिए खुद एक घर का काम पकड़ा है। वहां पर खाना पकाना है। आपसे इसी सिलसिले में मदद चाहती हूँ। सुषमा ने बड़े हसरत भरे अंदाज में अपनी बात उनसे कही तो सरिता चौंक गई और कहने लगी, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। सरिता ने सुषमा से कहा तो वे फौरन अपनी जरूरत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे ये भी कोई बात है, तुम परेशान मत हो। तुम अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास छोड़ जाया करना, मैं देख लूंगी। मैं वैसे तो घर में अकेली होती हूँ, बस मेरा एक बेटा है और उसकी पत्नी है। दोनों झगड़ालू से हैं, ऊपर वाले पोषण में रहते हैं। तुम्हें उनके बारे में सब पता ही है। बाकी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बच्चियों का ख्याल अपनी बेटियों की तरह ही रखूंगी। सरिता ने सुषमा को मुस्कुराते हुए विश्वास दिलाया तो सुषमा भी संतुष्ट हो गई और अगले दिन उसने काम पर जाना शुरू कर दिया था। पहली बार अपनी बेटियों को खुद से अलग कर रही थी तो बहुत अजीब लग रहा था और चिंता भी हो रही थी। आज काम पर जाते हुए बार बार धर्मेंद्र का चेहरा उसकी नजरों के सामने था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। बच्चियों को छोड़कर जाना ही था और काम भी करना था। अगर काम ना करती तो घर पर भूखे मरने की नौबत आ जाती। यही वजह थी कि उन दोनों को सरिता के घर छोड़ते हुए उसका दिल एक लम्हे के लिए कांप उठा था। लेकिन फिर खुद को समझाते हुए वह अपने काम पर निकल पड़ी। मालकिन ने सुषमा को दिल से वेलकम किया था और पहले दिन उन्होंने सुषमा को सारा काम समझा दिया था। सुषमा ने मालकिन से पहले ही बात कर ली कि उसे 4 दिन आपका काम समझने में लगेंगे
और जैसे खाना आप चाहती हैं वैसा बनाने में भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर जब मैं एक बार आपको समझ जाऊंगी तो मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। मालकिन ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। सुषमा भी अब निश्चिंत हो गई थी। पहले दिन बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन शाम को घर आते हुए उसके कदम तेजी से उठ रहे थे, क्योंकि उसे अपनी बेटियों के पास जाने की बहुत बेचैनी थी और उनका हाल जानने की बहुत जल्दी थी। सुषमा घर पहुंची तो रास्ते में से बच्चियों को सरिता के घर से ले आई थी। उस समय उसकी बेटियां उसे देखकर खुश हो गईं और भागकर अपनी माँ से लिपट गई थी, क्योंकि ये पहली बार था कि वह इतनी देर के लिए अपनी माँ से अलग रही। सुषमा की आंखों में भी एकदम आंसू आ गए थे, लेकिन क्या करती, यह सब हालात की मार थी। उसे यह काम करना ही था। अब सुषमा रोज काम पर जाते हुए बच्चियों को सरिता के घर छोड़ जाती और शाम को आते हुए वापस ले आती। फिर वह तीनों माँ बेटियां मिलकर खाना बनाती और खाती। कभी कभार तो मालकिन की मेहरबानी से खाना भी मिल जाता। यूं समय गुजर रहा था। अब कम से कम इतना तो था कि उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ता था। मालकिन से कुछ पैसे सुषमा ने एडवांस में मांग लिए थे, क्योंकि उसे किराया देना था। मकान मालिक को एक महीने का किराया दिया और दूसरे महीने के किराए के लिए उसे कुछ समय मांग लिया था। उसने भी पुराना किराएदार होने के लिहाज कर लिया था और उसे कुछ समय और दे दिया। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था, लेकिन अब सुषमा महसूस कर रही थी कि आजकल उसकी बड़ी बेटी रूबी कुछ कमजोर होती जा रही है और उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे बढ़ते ही जा रहे हैं और चेहरा भी मुरझा गया है। सुषमा एकदम उसकी तरफ से परेशान हो गई थी। तभी सुषमा ने उससे पूछा, रूबी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वह एकदम बौखला सी गई और कहने लगी, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सुषमा की बात के जवाब में उसने कहा, लेकिन न जाने क्या बात थी, सुषमा के दिल उसकी तरफ से खटक सा गया था और उसे इस बात की परेशानी हो रही थी कि रूबी इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही है, जबकि उसे ना तो कोई बीमारी थी ना ही कुछ और। एक दो बार सुषमा ने रूबी की इस बात को नोटिस किया। फिर उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई, जो उनके मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान करके बैठा था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद यही कहा, अब क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2।